जय हिंद दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले इतना मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, डिफेंस के पेंशनर्स हैं या कोई भी पेंशनर्स हैं, सर्विस पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों तो मैं 100% कहता हूं कि आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और आपको यह वीडियो दोस्तों 100% पसंद आएगी। और पसंद तो दोस्तों आपको आएगी ही, और टाइम लगेगा तो लाइक का बटन दबा देना। लेकिन अगर लाइक का बटन नहीं भी दबाते हो दोस्तों तो इस वीडियो को अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना ताकि उनकी जानकारी पेंशन के संबंध में बढ़ सके। वाह, बैंक देंगे पेंशनर्स को कई फैसिलिटी। क्या है पेंशनर्स के लिए नियम, जरूर जाने। 15 गोल्डन पॉइंट्स, जी हाँ दोस्तों 15 गोल्डन पॉइंट्स का मैं इसमें जिक्र करने वाला हूं। हालांकि दोस्तों मुझे कुछ सवाल भी आए थे, लेकिन उन सवालों के साथ सीधा जो है मैं आपको 15 गोल्डन पॉइंट बताता हूं पेंशनर्स के लिए। और दोस्तों इनको सुनना आप बड़े ध्यान से। सबसे पहला दोस्तों, जैसा कि पीछे मुझे कमेंट आया था, इन्होंने कहा था कि मैं बैंक में गई थी और जो है बैंक ने मेरा ज्वाइंट अकाउंट खोलने से मना कर दिया मेरी मदर के साथ में। तो उनकी मदर है फैमिली पेंशनर्स, ठीक है ना, यानी कि जो सर्विस पेंशनर्स थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनकी बेटी वहां पर गई थी कि मुझे ज्वाइंट अकाउंट खोलना है इनके साथ में पेंशन अकाउंट में, तो बैंक ने मना कर दिया। तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपको सारे नियम इस प्रकार के पता होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो बैंक में ज्वाइंट अकाउंट होता है पेंशन अकाउंट, वह केवल स्पाउस के साथ ही खोला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बैंक होंगे, अगर आपकी पेंशन आती है तो उसमें ज्वाइंट अकाउंट होल्डर केवल स्पाउस को ही बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी को भी ज्वाइंट अकाउंट उसमें जो है होल्डर नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसमें जो है आप नॉमिनी किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, अपने बच्चों को वहां पर आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के रूप में स्पाउस ही रहेंगे। दूसरा दोस्तों, विड्रॉल फ्रॉम अदर ब्रांचेज। जी हाँ दोस्तों, एक यह भी क्वेश्चन आया था क्योंकि वो यूपी के हैं और वो गए हैं अभी अपने बेटे के साथ में, एक फैमिली पेंशनर्स हैं, तो वो बेटे के साथ में गए हैं महाराष्ट्र में, काफी समय से रहे हैं, 1.5-2 साल से। तो वो वहां पर बैंक में गए थे, उसी बैंक की अन्य ब्रांच में गए थे, तो वहां जो है उनको विड्रॉल स्लिप से पेमेंट करने पर मना कर दिया। तो उनका मुझे कॉल आया था कि अब क्या होगा, हम चाहते हैं यहां से विड्रॉल कर ले ताकि हमारा जो है अकाउंट चलता रहे। तो मैं दोस्तों आपको यह बता देना चाहता हूं कि विड्रॉल स्लिप के माध्यम से जो है आप बेस ब्रांच में तो विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ब्रांच में जाएंगे तो आप विड्रॉल स्लिप से नहीं कर पाएंगे विड्रॉल। जी हाँ दोस्तों, बैंक के अपने नियम हैं। हाँ, अगर आपने चेकबुक ली हुई है उस बैंक की, तो उस बैंक की किसी भी ब्रांच में कहीं पर भी जाकर आप चेकबुक से विड्रॉल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों चेकबुक जरूर लेना। अगली बात दोस्तों, अगर जो है 2 साल तक आपने ऑपरेट नहीं किया अकाउंट, चाहे वो पेंशनर हैं चाहे वो नॉर्मल अकाउंट वाले हैं दोस्तों, इसके लिए नियम है, अगर आप 2 साल तक ऑपरेट नहीं करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपका अकाउंट हो जाता है डोरमेंट या इनऑपरेटिव, इनएक्टिव कर दिया जाता है। आपने कोई भी उसमें लेन देन नहीं की है। और लेन देन दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि लेन देन कौन सी अकाउंट होती है, ठीक है ना। जो आप डिपॉजिट करते हैं दोस्तों वो आपकी लेन देन में काउंट नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट तो कोई भी कर सकता है, किसी भी माध्यम से कर सकता है, इसलिए यह लेन देन में शामिल नहीं है। जो इसका ऑपरेशन जो शामिल है दोस्तों वह है विड्रॉल करना, ठीक है ना। आप किसी भी माध्यम से विड्रॉल कर रहे हैं, चाहे जो है आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, एटीएम से आप विड्रॉल कर रहे हैं, चाहे गूगल पे से कर रहे हैं, या बैंक में जाकर चेकबुक या विड्रॉल से जो है विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये आपके ऑपरेशन में काउंट होगा और आपका अकाउंट कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने यह नहीं किया 2 साल तक, तो 2 साल में इनऑपरेटिव हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है आपका खाता। उसके बाद आपको उसे खुलवाने के लिए ब्रांच में जाना पड़ेगा, उसकी केवाईसी करानी पड़ेगी, एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और आपका अकाउंट जो है दोबारा से चालू हो जाएगा। अगला दोस्तों, केवाईसी, नो योर कस्टमर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो पेंशनर्स हैं दोस्तों, अगर जो मैं आपको यह बताऊं, जो कस्टमर्स होते हैं दोस्तों 3 कैटेगरीज के होते हैं बैंक में, ठीक है। लो रिस्क कैटेगरी होते हैं, मीडियम रिस्क कैटेगरीज होते हैं और हाई रिस्क के कैटेगरीज होते हैं। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, उनके लिए जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं वो अलग अलग हैं। मतलब इनके सबके लिए अलग अलग पीरियड नियुक्त किया गया है कि इतने समय में इनको केवाईसी करवानी ही है, नहीं तो इनका अकाउंट फ्रीज
किया जा सकता है। और दोस्तों जो पेंशनर्स हैं वो सबसे ज्यादा जो है लो रिस्क कैटेगरी में पेंशनर्स को काउंट किया जाता है, इसलिए जो है इनके लिए सबसे ज्यादा समय 10 साल का ड्यूरेशन होता है केवाईसी करने के लिए, यानी कि एक बार अगर ये केवाईसी कर देंगे तो 10 साल के बाद इनको जो है केवाईसी करना पड़ता है। हाँ, ये बात दोस्तों अलग है कि आपके वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं आपकी ब्रांच में लगे हुए, आपका आधार नहीं लगा हुआ, कुछ पैन नहीं लगा, उसको अपडेट करने के लिए बैंक ब्रांच आपको केवाईसी करने के लिए बोल सकती है। अन्यथा दोस्तों पेंशनर्स के लिए है 10 साल, बाकी इनको आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगला दोस्तों पेंशन स्लिप। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन स्लिप होती है पेंशनर्स की, वो जो है आपके पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी की जवाबदारी होती है पेंशनर्स को मुहैया कराना। वो किसी भी माध्यम से कराए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कराए, फिजिकल करवाए, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको पता ही है बैंक ने अपने ऐप भी बनाए हुए हैं, या फिर वो ईमेल के माध्यम से आपको आपकी पेंशन स्लिप भेजेगी। तो दोस्तों जो बैंक से ले रहे हैं उसको तो बैंक देंगे, ट्रेजरी से ले रहे हैं ट्रेजरी देंगे, ठीक है। और जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो आपको पता है स्पर्श की ऐप है, स्पर्श के उसमें लॉगिन करके आप वहां से अपना पेंशन स्लिप वहां से ले सकते हैं, और ईमेल के थ्रू भी जो है आपको पेंशन स्लिप मिल जाती है। अगली दोस्तों कॉरिजेंडम पीपीओ। जी हाँ दोस्तों, कॉरिजेंडम पीपीओ जारी करना भी जो है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी का काम है। अगर जो है दोस्तों आपकी पेंशन में कोई भी रिवीजन होता है, कोई चेंजमेंट होता है, ठीक है ना, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी की तरफ से कुछ लेटर जारी किया जाता है रिवीजन करने के लिए, तो आपको जो है कॉरिजेंडम पीपीओ मुहैया करवाना, उसको बनाना और आपको मुहैया करवाना बैंक की, सीपीपीसी की, या फिर जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है इनकी जवाबदारी होती है आपको कॉरिजेंडम पीपीओ देना, लेटेस्ट कॉरिजेंडम पीपीओ। अगला दोस्तों पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो आपको पता ही है पेंशनर को सबसे बड़ी चीज तो पेंशन ही है। तो पेंशन देने का नियम, जो क्रेडिट करने का नियम है आरबीआई की तरफ से दोस्तों, वो है विद लास्ट 4 days ऑफ मंथ एक्सेप्ट मार्च मंथ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विद इन जो महीना होता है उसके लास्ट के 4 दिनों के अंदर जो है पेंशनर को उसकी पेंशन उनके खाते में क्रेडिट करने की जवाबदेही होती है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक हो चाहे स्पर्श हो। आपको पता ही है बैंक तो 4-5 दिन पहले कर ही देते हैं, ठीक है ना, और स्पर्श करता है लास्ट दिन में। लेकिन दोस्तों अगले महीने नहीं बल्कि उसी महीने कर दिया जाना चाहिए, इसलिए जो है विद इन 4 days यहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइन है। लेकिन एक्सेप्ट मार्च। जी हाँ दोस्तों, मार्च के महीने की जो पेंशन होती है पेंशनर्स की, वह अप्रैल माह के पहले वीक में आपको आपके खाते में मिलेगी। और आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर का जो है क्लोजर रहता है, इस कारण से जो है यह सब चीजें होती हैं। अगला दोस्तों एरियर कैलकुलेशन एंड डिसबर्सिंग ऑन रिवीजन, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, जब जो है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को, चाहे वो बैंक हो स्पर्श हो, उनको पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी की तरफ से कोई भी आपका जो है रिवाइज किया जाता है या सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट किया जाते हैं और आपकी पेंशन में रिवीजन होता है, तो उसको रिवाइज करना, उसका एरियर कैलकुलेशन करना, यह सारा काम आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी का होता है, बैंक, सीपीपीसी, स्पर्श का होता है। तो वो ये काम करेंगे और आपको जो है आपके खाते में उसको क्रेडिट करेंगे। अगला दोस्तों पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ। जैसा कि आपको पता है कि हर 6 महीने में जो है पेंशनर का डियरनेस रिलीफ बढ़ता है। तो दोस्तों जैसे ही जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को मिलती है, चाहे वो बैंक को मिले, स्पर्श को मिले, और वो किसी भी माध्यम से मिल सकती है, ऐसा नहीं कि वो लेटर का इंतजार करेंगे हार्ड कॉपी का, नहीं, उनको किसी भी माध्यम से अगर यहाँ से मिल रही है, डिजिटली मिल रही है, मेल के थ्रू मिल रही है, लेटर मिल रहा है, तो वो इमीडिएटली उसी सक्सीडिंग मंथ में, उसी महीने की पेंशन में जो है डीआर लगा करके देंगे, इसमें देरी नहीं करेंगे। और 10वां गोल्डन पॉइंट है दोस्तों एडिशनल पेंशन को रिवाइज करना। आपको पता ही है कि जब पेंशनर की उम्र जो है 80 साल पूरी हो जाती है तो उनको एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन 20% मिलता है, फिर 85 की उम्र पे जो है वो बदली हो जाता है, 90 में जो है, और 100 में जो है वो जो है 100% हो जाता। तो ये सारी जवाबदेही किसकी होती है दोस्तों? ऑटोमेटिकली किया जाएगा ये बैंक के द्वारा, जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है पेंशनर्स को, ठीक है। अगला दोस्तों 11वां गोल्डन पॉइंट है लाइफ सर्टिफिकेट। आपको पता ही है कि पेंशनर्स को अपनी पेंशन को सुचारू रखने के लिए हर साल
अपना आइडेंटिफिकेशन यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को देना पड़ता है। और दोस्तों कुछ पेंशनर्स होते हैं जैसे कि एबो 80 ईयर्स, तो इनके लिए 1 महीना पहले, जैसे नवंबर में सब देते हैं, तो इनको 1 अक्टूबर से जो है ये अपना पेंशन जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट जा करके दे देते हैं वहां पर, तो इनके लिए छूट दी गई है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, इनकैपेबल हैं या एबो 80 ईयर्स हैं, जो नहीं जा सकते हैं बैंक में, तो उनके लिए दोस्तों डोर स्टेप बैंकिंग जो है बैंकों की तरफ से आपको पता है शुरू की गई है। वो घर में जाकर के इनका जो है लाइफ सर्टिफिकेट वहां पर से लेंगे, चाहे जो है इनका कोई ऑफिशियल जाए ब्रांच से और उनके घर में जाएंगे और उनका लाइफ सर्टिफिकेट उनके घर से जो है लाइफ सर्टिफिकेट ले लेंगे, ताकि उनका जो पेंशन है सुचारू रूप चलता रहे। बाकी दोस्तों आपको जो है जाना है और अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। अगला दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड अदर फैसिलिटीज। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि जो पेंशन अकाउंट होते हैं उनमें जो है बैंकों के अपनी पॉलिसीज के मुताबिक जो है इंश्योरेंस कवर भी दिए होते हैं और अदर फैसिलिटीज। अब ये होते क्या है दोस्तों, जैसे डिफेंस के अकाउंट रहते हैं, तो एसबीआई आपको पता है डीएसपी अकाउंट है, पीएनबी में रक्षक है, कुछ अन्य बैंकों में कुछ और नामों से जाने जाते होंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो भी इनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, तो आपको पता ही है कि एसबीआई जो है 30 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है, पीएनबी में 50 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो ये इनके जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, और इसी प्रकार के अन्य बैंकों के भी हो सकते हैं। आप वहां से पता कर सकते हैं कि क्या इस प्रकार की फैसिलिटी है, क्योंकि ऐसा है दोस्तों ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सारे बैंक जो है पेंशनर्स को इस प्रकार का इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं, वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कंपलसरी नहीं किया गया है, वो अपनी मार्केटिंग के लिए अपने बिजनेस के लिए ये चीजें करते हैं। अगला दोस्तों पेंशन लोन एज पर बैंक पॉलिसी। तो पेंशनर्स को जो है पेंशन लोन भी दिए जाते हैं बैंक की तरफ से, उनके जो बैंक के पेंशन की पॉलिसीज होंगी उस हिसाब से, ठीक है ना। इसके अलावा जो एटीएम की ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक के चेकबुक हैं, पासबुक हैं, मिनिमम बैलेंस रखने की जो बाध्यता होती है वह भी नहीं रहती है, यह होती है फ्री एज पर बैंक पॉलिसी। ये भी अपनी बैंक अलग अलग बैंकों की अपनी अलग अलग पॉलिसीज हैं। और वो ये पॉलिसीज क्यों होती हैं दोस्तों, पेंशनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इन्होंने कई प्रकार की फैसिलिटीज पेंशनर्स को दी हुई होती है। तो इस प्रकार की फैसिलिटीज आप पता कर सकते हैं अपने बैंकों से कि वो क्या हमें जो है फैसिलिटीज दे रहे हैं। अगला दोस्तों 13वां नंबर का जो गोल्डन पॉइंट है टीडीएस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि कई पेंशनर्स ने, आपने देखा होगा आपकी पेंशन स्लिप में जो है टीडीएस कट के आ जाता है। आप बोलते हैं क्यों हमारा टीडीएस काट दिया। दोस्तों आपका टीडीएस काटना आपका जो है पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक है चाहे स्पर्स है, इनको यह अधिकार है कि आपकी पेंशन अगर जो है इनकम टैक्स के दायरे में आ रही है तो आपकी पेंशन से जो है टीडीएस काट करके दें। जी हाँ दोस्तों, वो टीडीएस काटेंगे। हाँ, वहां पर आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट कुछ दिखाते हैं तो उस हिसाब से जो है आपका टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो 14वां गोल्डन पॉइंट है टू प्रोवाइड फॉर्म 16। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि सभी को फॉर्म 16 चाहिए होता है, और खासकर उनको तो चाहिए ही होता है जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो फॉर्म 16 देने की जवाबदारी भी दोस्तों पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी की होती है, चाहे वो बैंक है, स्पर्स है। स्पर्स में तो आप वहां पर जाकर के जो है लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बैंक में दोस्तों आपको जाना पड़ता है। आप ऑनलाइन अगर बैंकिंग करते हैं तो आपको फॉर्म 16 वहां पर भी मिल जाएगा, और तकरीबन मुझे लगता है मई या जून के महीने में जो है आपको यह मिल जाता है, ताकि आप सही समय पर जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। और 15वां दोस्तों गोल्डन पॉइंट है, क्योंकि आपको पता ही है पेंशनर्स हैं तो कई प्रकार की दिक्कतें भी आती हैं पेंशन से संबंधित। कई जो है आपका रिवीजन नहीं हो पाता है, या फिर जो है आपके कुछ एरियर्स रह जाते हैं, या फिर अन्य प्रकार की कुछ भी प्रकार की ग्रीवेंसेज हो सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो होती है उसके लिए उनका रेड्रेशल फॉर्म होता है आपके ग्रीवेंस को जो है सेटल करने के लिए, सही करने के लिए। तो उन्होंने दिए होते हैं दोस्तों इसके लिए अपने हेल्पलाइन नंबर्स, ठीक है। उनके ईमेल में भी जो है दिए रहते हैं, चाहे स्पर्स है, बैंक है, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनके ईमेल हैं, वेबसाइट्स हैं उनकी, एसएस के फॉर्मेट भी होते हैं। उस फॉर्मेट में भी जो है आप अपने ग्रीवेंस वहां पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों जो बैंक से ले रहे हैं, ट्रेजरी से ले रहे हैं, तो आप वहां पर फिजिकली जाकर भी अपनी कंप्लेन दर्ज
करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ है पूरे 15 गोल्डन पॉइंट पेंशनर्स के लिए। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि वीडियो को लाइक भले ही ना करें, लेकिन इसको अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है दोस्तों कि आपको यह वीडियो कितनी पसंद आई, कि आपको इसकी जानकारियां पसंद आई। और दोस्तों हो सकता है इसके अलावा भी जो है अन्य फैसिलिटीज भी हों पेंशनर्स के लिए। अगर मेरे दिमाग से वह चीज रह चुकी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।